जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये सीरीज यूपी पीसीएस 2024-25 और आरओ या फिर किसी भी जो स्टेट की पीएससी की परीक्षा है या कोई सी भी परीक्षा है, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो चाहे फिर आपका कोई स्टेट का पीएससी हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये इस सीरीज का पहला पार्ट है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये घटना चक्र की जीएस दृष्टि, ठीक है, उसका ये भारतीय इतिहास वाला ये पोर्शन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं ज्योग्राफी वाला जो भूगोल वाला पार्ट है उसको भी लेकर आऊँगा, साइंस वाला भी ले आऊँगा, इको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला मैं पहले भी करा चुका हूँ, दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, तो ये भारतीय इतिहास का सार इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत तीव्र गति से आपको रिवीजन करवाएगा ये, और आर के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से सीधे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और आपका रिवीजन बहुत तेज़ी के साथ हो जाएगा। देखिए, इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास, ठीक है, इतिहास जो है वो 3-4 शब्दों से मिलकर बना है। इति, ह और आस, यानी कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, इस टाइप से कहते हैं। ठीक है, इतिहास क्या है कि किसी समाज के बारे में, किसी राष्ट्र के बारे में, किसी संस्कृति के बारे में, ये सब जानने का एक तरीका है। ठीक है, इतिहास वही चीज़ें आपको, जैसे कुछ चीज़ें जो घटित हुई हैं भूतकाल में, उनको ये जानने का एक बेहतर तरीका है। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। ठीक है, इतिहास के बारे में। अब जैसे भारत का ही इतिहास है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से पूर्व जो पूर्व में घटित घटनाएं हैं उनको एक कालानुक्रम में रखा जाता है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे किसी इतिहास में भी जैसे कई कई टाइप का, मतलब तीन तीन का उसमें कह सकते हैं इतिहास को। एक कहते हैं ना प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, एक आद्य ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक क्या हुआ, जहाँ पे जैसे आपको लिखित साक्ष्य वगैरह कोई उपलब्ध नहीं है। ठीक है, वहाँ केवल पुरातात्विक साक्ष्य काम आते हैं। यानी जैसे हड़प्पा में आप, ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यता हो गई। हड़प्पा तो खैर आद्य में आ जाती है। ठीक है, आद्य में वहाँ पे मतलब लिखित साक्ष्य हैं लेकिन वो अपठनीय हैं, उनको उनकी जो उसकी जो भाषा है वो कोई पढ़ नहीं पाया। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक, ये था इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, कि भैया हमें किसी राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, हालांकि ये बात दूसरी है कि इतिहासकार भी इतिहास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो उनका शोध है, जो उनकी लेखन शैली है, या जो उस विचारधारा को जो वो मानते हैं, वो सभी चीज़ें इतिहास को प्रभावित करती हैं। अगर उसका कोई लिखित प्रमाण है, साक्ष्य है, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर इतिहास लिखा गया है तो वो लिखने वाले के ऊपर रहता है कि वो आपको क्या दिखाना चाहता है। ठीक है, चलिए उन सब में हम नहीं पढ़ेंगे। हम अपने काम की चीज़ों को जल्दी से फटाफट इसको हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं ज्योग्राफी और इसके बाद ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी, ये सब का, ये सारी सीरीज़ में लेकर आऊँगा, और इन 2-3 महीनों में आपको बेहतर तरीके से आपका रिवीजन करवा दूंगा, कोर जो टॉपिक्स हैं इसके, कोर जो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए फटाफट करते हैं हम लोग। देखिए, इतिहास का जनक किसे माना जाता है, तो ये हेरोडोटस, यानी आधुनिक अर्थों में इतिहास लेखन करने के कारण इनको जो है वो इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है, इतिहास दर्शन का जन्मदाता किसको मानते हैं, तो वोल्टेयर को। ठीक है, इतिहास संबंधी कुछ प्रमुख विद्वानों के विचार हैं कि क्या है इतिहास, उस संबंधित विचार देखिए, याद याद रखिए, क्या पता पूछ ले। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, यानी ये किसने कहा है, बेकन महोदय ने। ठीक है, ट्रेवलियन ने क्या कहा है कि इतिहास एक अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी है। ठीक, जेबीसी ब्यूरी ने क्या कहा, इतिहास विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज़्यादा। ठीक, रेनियन ने कहा कि इतिहास एक कहानी है। ठीक है, अल्बरूनी का कहना है कि इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है। इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है। ये किसका कथन है, ये अल्बरूनी का। तो कथन याद रखिएगा, शायद पूछ लिया जाए। ठीक, प्राचीन भारत का इतिहास देखिए, ये बहुत ही मतलब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, बस ये हम इसमें फटाफट रिवीजन करते चले जाएंगे, मुख्य मुख्य बिंदुओं को देखेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय परंपरा में इतिहास की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जहाँ मैं अगर स्टार मार्क लगाऊँ वो समझिएगा कि आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से वो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद से मिलता है। भारतीय इतिहास का काल विभाजन अध्ययन की सुविधा के आधार पर देखिए। ठीक है, तो पहले प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। तो उसमें भी काल विभाजन और नामकरण, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता और पठनीयता के आधार पर देखिए। प्रागैतिहासिक काल, ठीक, ये
आपका मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध होते हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। ठीक है, जैसे पूरा पाषाण काल जो जितना भी है उसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ हमें जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उन्हीं के आधार पर हम उसको आगे बनाते हैं, आगे चीज़ों को पता करते हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक में देखिए लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं। ठीक है, हड़प्पा में आपको लिपि मिली जरूर है लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया है आज तक, और इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी रहता है। ठीक, तो ये आद्य ऐतिहासिक हो गया, इसका उदाहरण दिया हुआ है हड़प्पा। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं तो वो, और लिखित साक्ष्य भी हैं तो वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से जो इतिहास है वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। स्रोत, हम जैसे हमें इतिहास का स्रोत, ठीक है, जानने के लिए कि किन किन चीज़ों से हम जानते हैं, वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ पुरातात्विक। तो साहित्यिक में भी धार्मिक स्रोत और धर्मेतर, धर्म धन इतर। ठीक है, धर्म धन इतर, ये याद रखेगा, तो वो धर्मेतर। ठीक है, धर्म से इतर यानी कि धर्म के अलावा, धर्म वाला तो ये धार्मिक में आ ही गया। ठीक है, तो ब्राह्मण, जैन और ये बौद्ध साहित्य, ठीक है, इनसे बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। धर्म से इतर अर्थशास्त्र हो गया, जैसे राजतरंगिणी है ना, विदेशियों के जो यात्रा वृत्तांत हैं। ठीक, बहुत सारे विदेशी आए हैं, चीनी यात्री आए, अरबी यात्री आए। ठीक, तो वो सभी ने कुछ न कुछ भारत के बारे में, उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ रहीं, समाज रहा, उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी जो है हमें वो अपने लेखों में उन्होंने, अपने वृत्तांत में उन्होंने बताया है, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में क्या है, तो उसमें वही अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्थापत्य, अन्य जो पुरावशेष प्राप्त होते हैं वो सब। पाषाण काल देखिए, अब सबसे पहला जो आता है काल, पाषाण काल आता है। ठीक है, इसका भी काल विभाजन हुआ है। तो ये किसके आधार पे, उस समय के जो पाषाण काल इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जो प्रयोग जो होता था औजारों का या जो भी चीज़ें थी वो पत्थरों से बने होते थे। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पाषाण काल को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। यानी कि जो जिस तरीके के उपकरण मिले उनके आधार पर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, काल अवधि में पढ़ना नहीं है, ये बहुत पूछा उछा नहीं जाता है। बस इतना याद रखिए कि पुरापाषाण काल जो है वो, उसमें उस समय जो मुख्यतः जो आजीविका का जो आधार था वो शिकार करना ही था। ठीक है, और इसकी जो खोज, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है शायद ये, कि 1863 में पल्लवरम में ये रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा पूछा गया। तो ये एक मतलब भूवैज्ञानिक थे, इतिहासकार भी थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी पूछा गया है, याद रखिएगा ये। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है, पुरापाषाण काल, अभी जैसे पुरापाषाण काल, पाषाण काल में 3 बताया हमने, पुरा, मध्य और नव। और पाषाण काल में जैसे ये है ना, पुरापाषाण काल भी 3 भागों में, यानी कि निम्न, मध्य और उच्च। ठीक, तो ये 3 उसमें भी डिवाइड है। ये सब कालक्रम उसी के आधार पर डिवाइड हुए हैं जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, जैसे जैसे जहाँ जहाँ। कालावधि जो है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मतलब वो एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि इतने से इतने बीच में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चॉपिंग पेबुल संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था इसको। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसी तरीके के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हैंड एक्स संस्कृति भी बोलते थे। यहाँ के जो मुख्य उपकरण थे निम्न पुरापाषाण काल के, वो यही हस्त, कुठार, खंडक, विदारणी, ये सब थे। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि ये इस टाइप के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक, वही दिया हुआ है इसमें कि पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल से संबद्ध 2 संस्कृतियाँ रही हैं प्रमुख। कौन कौन सी? ये चॉपर चॉपिंग वाली और ये हैंड एक्स वाली। ठीक है, इसका क्षेत्र उत्तर भारत में रहा है, इसका दक्षिण भारत में। हैंड एक्स संस्कृति जो रही वो कहाँ से? दक्षिण भारत में। और प्रथम उपकरण वही 1863 वाली जो रॉबर्ट ब्रूसफूट को मिली थी। ठीक, पल्लावरम से, याद रखिएगा। इधर यहाँ पे 1928 में DN वाडिया द्वारा सोहन घाटी में, याद रखिएगा। ठीक है, इनके क्षेत्र याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा। यहाँ पे ये DN वाडिया और इधर ये रॉबर्ट ब्रूसफूट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मध्य, अभी हमने निम्न देखा था, फिर मध्य देखते हैं, मध्य पुरापाषाण काल। इसकी कालावधि, ठीक है, ये 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व। ठीक, इसमें क्या है, इसमें फलक और स्क्रैपर ये सब उपकरण थे, जैसे मध्यम आकार के हस्तकुठार, विदारणी और ये छुरिकाएँ वगैरह। ठीक है, नामकरण इनके खोज के आधार पर नेवासाई चरण और ये उपकरण के आधार पे, ठीक है, फलक संस्कृति और ये सब नाम दिए गए इनको। ठीक, उच्च पुरापाषाण आता है। ठीक है, निम्न, मध्य और उच्च। उच्च में देखिए, उच्च की यहाँ से आ गई 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो याद रखिएगा, बेलन घाटी, सोन घाटी, ये पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, ये सब है ना। इनके जगहों का नाम याद रखिएगा, शायद हो सकता है कि कहीं पूछ लीजिए, तो इस तरीके से पूछ लेगा तो याद रखिएगा। अगर आप
ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उपकरण निर्माण तकनीकी, अप्रत्यक्ष संघात प्रविधि। ठीक है, प्रधान उपकरण कौन कौन से थे यहाँ पे, ब्लेड और ब्यूरिन ये सब प्राप्त होते थे। भीमबेटका की जो गुफाओं से प्राप्त जो शैल चित्र हैं वो इसी से हैं। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल के ही हैं और उसमें भी उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा। ये लोहदा नाला से प्राप्त जो मातृ देवी की अस्थि निर्मित मूर्ति है, तो ये लोहदा नाला का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अंडकवच व सीपी के मनके, ये पाटने या पाटन से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडकवचों पर रेखांकन, तो ये पूछा भी जाता है। ये शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ से प्राप्त हुए, तो पटाने या पाटन ऐसे करके नाम याद रखिएगा। जो भी ऑप्शन में रहे वो लगा दीजिएगा। उसके बाद आता है, अब पूरा पाषाण काल खत्म हो गया, फिर मध्य पाषाण काल आता है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी या खोज 1867-68 में ये आर्कीबाल्ड कैम्पबेल कार्लाइल, ठीक है, नाम याद रखिएगा। कई बार हो सकता है पूछ ले, जरूरी नहीं है कि पूछे, लेकिन हो सकता है पूछ ही ले। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और साक्ष्य यहाँ पे शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, बिंद से। ठीक है, तो बिंद से याद रखिएगा। इनमें देखिए प्रमुख चीज़ें हैं जो वो उनका नाम याद रखिएगा। जैसे ये स्थल के बारे में पूछता है कि ये किस काल से संबंधित है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहने चाहिए। जैसे अब लंघनाज हो गया गुजरात में, यहाँ पे 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। महदहा उत्तर प्रदेश में मध्यपुरा पाषाण से आपके 3 स्थल जो है वो प्राप्त हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये एक तो महदहा हो गया, ठीक है, एक दमदमा हो गया, और ये सराय नाहर राय, ये प्रतापगढ़ जिले से। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे वो स्थान प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं वो प्रतापगढ़ से 3 हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका। लिखैया आपका ये मिर्ज़ापुर, ठीक है, यहाँ पे 17 समाधान। दमदमा मैंने बता दिया 41 समाधान पूछता है। सराय नहर राय से 11 समाधान। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य सबसे ज़्यादा ये बागौर राजस्थान या और आदमगढ़ 2 जगह से। ठीक है, एक तो बागौर से और एक आपका आदमगढ़ से। तो ये नाम याद रखिएगा। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मतलब उस पर स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ, उसको जरूर मतलब याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा उसको। ठीक है, वैसे ये PDF दे दूंगा आपको, अगर चाहिए तो PDF टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए, और शिकार ये सब बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता है नहीं, इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं हम नवपाषाण काल, बहुत महत्वपूर्ण काल है ये। ठीक है, इसको मतलब एक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। क्रांति के रूप में इसलिए भी कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नई नई हुई। ठीक है, ठीक, देखिए अब इसके स्थल लहुरा देव, ठीक है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, मेहरगढ़ गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य। गुफकराल ये कृषि और पशुपालन। ठीक है, संगन कल्लू पिगलीहल उतनूर, ये यहाँ पे राख के टीले, ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। ये राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत कुछ इसमें कालावधि में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की विशेषताएँ कृषि, पशुपालन, हस्त और चाक निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं, आवास निर्माण, ये सब। ठीक है, विशिष्ट उपकरण यहाँ पे जैसे पॉलिशदार उपकरण मिले हैं, विशेषकर कुल्हाड़ी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहा है। ठीक, अब जैसे कोल्डिहुआ में देखिए धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कोल्डिहुआ से। ठीक है, बुर्ज होम ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे 16 गर्तावास, मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य, ये सब पूछा भी गया है ये प्रश्न। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बुर्ज होम। चिरांद ये आपका बिहार में पड़ता है, अस्थि निर्मित उपकरण वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गुफकराल में बहुत सारी चीज़ें, वहाँ कुम्हार की गुफा, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। महगढ़ा प्रयागराज के पास में है। ठीक, तो वहाँ जौ की खेती, पशु बाड़ा वगैरह का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ आपका ये पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से भी ये सारे साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की खेती के प्राचीनतम प्रमाण वहीं से मिले हैं। भैंस पालन का प्राचीनतम प्रमाण, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये पूछे भी गए हैं। ठीक, तो ये देखिए, अब जैसे ये भीमबेटका शैल चित्र के बारे में कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं। इसकी खोज भीमबेटका पूछा भी गया है ये प्रश्न, कौन है, तो ये VS वाकंकर। ठीक है, याद रखिएगा 1957 में। ये पूछा भी जाता है कि कहाँ पे है अवस्थित, तो ये रायसेन जिला है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक, प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है ये। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, तो कभी मौका मिले तो जाइएगा आप लोग। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, जैसे दमदमा एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। ठीक है, आदमगढ़ मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण के पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ में प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण है। पाषाण संस्कृति से लेकर के यहाँ मेहरगढ़ में जो है वो सिंधु सभ्यता तक के अवशेष मिलते हैं, है ना, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आद्य ऐतिहासिक काल तक के ये साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे, आपके मेहरगढ़ में। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अन्य तथ्य जैसे बुर्ज होम की खोज किसने की थी,
तो डी टेरा और पीटरसन द्वारा ये पूछा भी गया है प्रश्न। मध्य पाषाण काल का भारत में मानव अस्थिपंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य यहाँ से मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब कुछ और महत्वपूर्ण साक्ष्य, ये तथ्य देखिए, भारत में मानव का प्रथम अवशेष कहाँ से? हथनौरा मध्य प्रदेश से पूछा भी गया है ये। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में है, ध्यान रखिएगा। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है तो ये हस्तिनापुर में। ठीक, मक्का का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो मैक्सिको से, याद रखिएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया है? तो इनका नाम पूछा भी गया है ये प्रश्न। ठीक है, सीजे थॉमसन, याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा भी गया है ये प्रश्न। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए चावल का प्राचीनतम साक्ष्य ये कहाँ से मिला है? अभी तो देखिए जो लहुरा देव है ना, यहाँ से प्राप्त हुआ है। पहले बोलते थे कोल्डिवा, लेकिन अभी जो है वो लेटेस्ट में आपका प्राचीनतम जो स्थल है वो प्राप्त हुआ है ये लहुरा देव से। ठीक है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल है? तो ऊपर बताया ही अभी हमने, भीमबेटका। ठीक है, वीएस वाकंकर के द्वारा खोजा गया था 1957 में। ठीक, रायसेन में है, मध्य प्रदेश, रायसेन जिला। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। सबसे पहला जो जानवर था पालतू जानवर कौन सा? तो वो कुत्ता है ना। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, पूछी जाती हैं ये सब। ये बहुत सही चीज़ है, बहुत तेज़ी के साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, चलिए 1961 में अब देखिए भारतीय पुरातत्व से संबंधित कुछ इसमें तथ्य दिए गए हैं। ठीक, देखिए अब इसमें क्या है, जैसे 1961 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जनक जो हैं उनको अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व के सर्वेक्षक नियुक्त किए गए थे। कौन? ये 1861 में। ठीक है, 71 में ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन हुआ था। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया। ठीक है, 1902 में जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया, याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में यह किसके अधीन है? किस मंत्रालय के? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, कल्चरल जो मिनिस्ट्री है उसके अधीन में ये कार्य करता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफूट ने आरंभ किया था। ठीक, तो इनके बारे में याद रखिएगा, पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, अन्य कुछ संबंधित तथ्य देख लेते हैं। देखिए मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, फलकों की यहाँ पे क्योंकि अधिकता रही, जो उपकरण वगैरह मिले हैं वो फलकों के रूप में मिले हैं। फलक मतलब समझ रहे हैं, जैसे ऐसे 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 चीज़ें है ना, ऐसे फलक टाइप के ऐसे बनी हुई चीज़ें मिलती थी। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ से? तो वो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पे है? ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नौपाषाणिक स्थल कौन सा है? कोल्डिहुआ। अभी मैंने बताया ना, पहले कोल्डिहुआ ही था शुरुआत में, प्रारंभ में, लेकिन अभी जो नई नई खोजें हो रही हैं, नई नई चीज़ें पता चल रही हैं, तो उसमें ये लहुरा देव है। ठीक है, संत कबीर नगर में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ताम्रपाषाण काल। देखिए एक समय पे कई सारी संस्कृतियाँ चलती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल भी चल रहा था एक समय। तो ताम्रपाषाण काल का मतलब हुआ कि पाषाण के साथ साथ तांबे का जो उपकरण है, तांबे का जो उपयोग है वो भी हो रहा था उस समय। ठीक है, तो इसलिए उसको ताम्रपाषाण कहा जाने लगा। ठीक, तो उसके लिए देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहा है, देखिए उसका विस्तार। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जैसे आहार संस्कृति, बनास संस्कृति, ये सब प्रमुख स्थल रहे हैं। अब उनमें कौन कौन से नाम आते हैं देखिए, जैसे आहार हो गया, बागोर हो गया, बालाथल हो गया, उजियाना हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब आप देखिए, ये सब ताम्रपाषाणकालीन पुरा स्थल हैं ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये सब कहाँ पड़ते हैं? आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। गिलुंद हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें स्पेशली मिली हुई हैं, जैसे चारदीवारी युक्त घर के साक्ष्य मिले हैं बालाथल में, यहाँ पे गिलुंद में ये चारदीवारी युक्त घर के साक्ष्य। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, ये सब एक बार पुनः आप देख लीजिएगा, इसको PDF दे दूंगा। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ? तो उसमें कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति, दो प्रमुख संस्कृतियाँ थी उसमें। तो कायथा हो गया, एरण में देखो किलाबंद जो है बस्तियाँ कहाँ से? तो एरण में। कायथा संस्कृति में देखिए किलाबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे। ये सब प्राचीन नाम इसका जैसे कपित्थक यानी वराह मिहिर की जन्मस्थली कहा जाता है ये, है ना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नवदा टोली। अब मालवा में, जैसे मालवा कायथा हो गया, और उसी तरीके से मालवा संस्कृति में जैसे दो जगह हैं, एक नागदा और एक नवदा टोली। ठीक है,
नवदा टोली पूछा भी गया है ये कि किसने खोजा था, तो ये खोजकर्ता इसके HD संकालिया रहे हैं। नाम याद रखिएगा, कौन? HD संकालिया, ठीक है। और नगदा में ये और भी है, जैसे ये खरगोन जिलों में खरगोन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे बड़ी जो ताम्रपाषाणकालीन ग्रामीण बस्ती है वो यही है, कौन सी? नवदा टोली, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण यहाँ पे मिले हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी ये ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियाँ हैं वहाँ तक मतलब फैली थी। जोरवे संस्कृति प्रमुख स्थल याद रखिएगा, जैसे जोरवे, नेवासा, दामाबाद, है ना। दामाबाद पढ़ा है ना, कि जो हड़प्पा संस्कृति का जो दक्षिणतम भाग कह सकते हैं, दक्षिणतम जो सीमा कह सकते हैं, वो कहाँ पे? दामाबाद में, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। अब तक ज्ञात जोरवे स्थल में सबसे बड़ा कौन सा? दामाबाद, ठीक है। ये अब जैसे और भी है इसमें, नासिक हो गया, इनाम गांव हो गया, चंदौली, सोनगांव, ये सब, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा इनके, ठीक। इनाम गांव से खाई से गिरी किलाबंद बस्ती, मातृ देवी की प्रतिमा, है ना। पूर्वी भारत में कहाँ कहाँ? जैसे पश्चिम बंगाल में पांडु, राजाडीभी, महिषदल। बिहार में भी है सेनुआर, चिरांद में सोनपुर, ताराडी, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये याद रखना, ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है या पूरा स्थल है वो खैराडी और नरहन। तो ये कौन सा है? ताम्रपाषाण कालीन है, ठीक। ये याद रखना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ है भैया ये। देखिए, कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की कालावधि दी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो नहीं पूछा जाता, कालावधि नहीं पूछी जाती, ठीक है। आहार संस्कृति, कायथा, ये सब इनके जो कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये जो वहाँ पे मृदभांड और जो चीज़ें पुरातात्विक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये, इसलिए मैं इस पर बहुत जोर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ स्पेशली जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो वो चीज़ें याद रखिएगा। अब जब पूरा पाषाण काल यानी कि पूरा आपका प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो जाता है इतिहास का, उसके बाद शुरू होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता प्रमुख रूप से। तो ये नाम वगैरह ये सब चीज़ें याद रखिएगा, नाम कैसे पड़ा हड़प्पा का, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता रही है इसमें हड़प्पा स्थल, एक हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है ये, ठीक है। प्रथम जो ज्ञात स्थल कह सकते हैं उसी के नाम पे ये पड़ गया, ये हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ही ये इसकी विस्तृत बस्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो इसलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु और सरस्वती सभ्यता ये भी है, सरस्वती भी है, जो कि बहुत पहले मतलब वो गुम हो गई, ठीक है। लेकिन अभी भी आप देखिए सरस्वती का जो नाम है, अभी भी बोलते हैं ना गंगा जमुना सरस्वती, ठीक है। आपका प्रयागराज में संगम संगम में बोलते हैं ना कि गंगा जो सरस्वती है वो अदृश्य रूप से आके वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो वही है ये, ठीक है। तो ये याद रखेगा। इसमें नामकरण के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता थी ये, भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीकरण का जो प्रथम साक्ष्य हो यही इसी सभ्यता से मिलती है, ठीक है। कांस्य युगीन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कांसे के जो उपकरण हैं वो प्राप्त होते हैं यहाँ से, ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन में बताया हमने तांबा, लेकिन ये कांस्य युगीन रही है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता रही है ये। यहाँ पे लिपि मिली हुई है, लिखी हुई मिली है, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया आज तक, ठीक है। यहाँ पे पहली बार कांसे का प्रयोग किया गया है, ठीक। अधिकांश बस्तियाँ सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित रही हैं, तो इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति के संदर्भ में है, कुछ प्रमुख विद्वान हैं उनके मत पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे EGH मैके, इन्होंने बोला कि सुमेर जो मेसोपोटामिया से हैं उन्हीं लोगों का ये प्रवसन के कारण यहाँ पे है। अमलानंद घोष बोलते हैं पूर्व हड़प्पा यानी सोथी संस्कृति है उसकी परिपक्वता के परिणाम स्वरूप बनी है, ठीक है। ये जो गार्डन महोदय थे, मार्टिन व्हीलर, ये सब बोले कि इन्होंने बताया कि ये पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार जो है वो प्रवसन के कारण यहाँ पे बसे आके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग लोग अलग अलग अपने उत्पत्ति के सिद्धांत बताते हैं, ठीक है। विस्तार मैंने जैसे कि बताया ही आपको, विस्तार ये जो विस्तार है ये याद रखिएगा। मांडा आपका ये उत्तरी हो गया सुदूर, आलमगीरपुर आपका मेरठ में है, ठीक है, ये पूर्वी स्थल हो गया। सुतकांगे डोर ये आपका पश्चिमी स्थल पड़ता है आपका इधर बलूचिस्तान में, ठीक है। दायमाबाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, ये दक्षिणतम भाग है, ये दक्षिणतम सीमा इसको मान सकते हैं आप हड़प्पा सभ्यता की, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तीनों देशों में ये फैली हुई सभ्यता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब अपने मतलब इंडिया में, भारत में ये
यहाँ पे सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य या स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसका काल निर्धारण वही है। काल निर्धारण कैसे हुआ है, देखिए ये इसके बारे में दिया हुआ है। स्टुअर्ट पिगट महोदय का कथन है कि जुड़वा राजधानी है। किसको किसको बोला है उन्होंने, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बोला है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकार रही है इसका। ठीक है, क्षेत्रफल इसका लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ये रेडियो कार्बन C14 इससे जो है ये इसी से जो काल निर्धारण है इसी से हुआ है। कुछ पुरा स्थल देखिए, जैसे बालू हरियाणा में, पादरी ये गुजरात में, दधेरी पंजाब में, ये मैचिंग में आते हैं ये प्रश्न, इनको याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ उनको जरूर याद रखिएगा, ये तीनों याद रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे मांडी हो गया, मांडा हो गया, ठीक है, दायमाबाद हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे जैसे स्थल और खोजकर्ता, इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं, शायद आगे भी बन सकते हैं, तो याद रखिएगा। जैसे हड़प्पा के दयाराम साहनी हो गए, मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी हो गए, चनहुदड़ो के NG मजूमदार हो गए, लोथल के SR राव हो गए। ठीक है, कालीबंगा के ये टेसीटोरी महोदय हो गए ये। ठीक है, रोपड़ के याज्ञदत्त शर्मा धौलावीरा के जोशी, JP जोशी। ठीक है, बनावली ये RS बिष्ट। तो ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि इनसे क्या है, एक तरफ आपको पुरातत्व के स्थल दिए जाएंगे और एक तरफ खननकर्ता या उत्खननकर्ता, तो आपको मैच करना रहेगा, तो नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए संध्या सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नदी, यानी कि किन नदियों के किनारे उनके वो फले फूले, तो ये याद रखिएगा। जैसे हड़प्पा रावी नदी, ठीक है, मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर, ठीक, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज, मांडा ये आपका चिनाब, इनसे भी मैचिंग में आता है, प्रश्न पूछता है। ठीक है, दामाबाद प्रवरा, ये आलमगीरपुर हिंडन, सुतकांगेडोर दास्क या दास्त, ठीक है, भगवानपुरा सरस्वती। महत्वपूर्ण है ये, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, इसमें यहाँ पे स्टार मार्क लगा रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं, ये मैचिंग में आते हैं। ठीक है, संध्या सभ्यता के प्रमुख स्थल और कौन कौन से हैं, जैसे देखिए इसमें, जैसे ये माधव स्वरूप वत्स द्वारा उत्खनित ये है। ठीक है, मार्टिन व्हीलर ने व्यापक रूप से इसका उत्खनन किया 1946 में। ठीक है, जनवरी 1921 में सबसे पहले जो दयाराम साहनी ने ही मतलब शुरुआत किया था इसका। ठीक, तो ये याद रखिएगा। हड़प्पा के बारे में ही कुछ कुछ चीज़ें और दी गई हैं। कहाँ पे है, रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो ये याद रखिएगा। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, जो कि देखिए 12 अन्नागार, श्रमिक आवास, 2 कब्रिस्तान, ये पूछता है R37 और कब्रिस्तान H, ये पूछता है, ये कहाँ से, तो हड़प्पा से। ठीक, ये ध्यान रखना। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं जौ के दाने, धात निर्मित इक्का गाड़ी। ठीक, इसमें 2 टीले भी हैं, एक पूर्वी टीला नगर टीला हो गया और पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला भी कहते हैं। शंख का बना बैल, उर्वरता की देवी की मूर्ति, बर्तन पर मछुआरों का चित्र, ये सब मतलब हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। देखिए मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अन्य नाम इसका एक क्या है, सिंध का बाग। ठीक, तो ये भी याद है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, बृहद स्नानागार, सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक यहीं से प्राप्त हुआ है। पुजारी यानी योगी की मूर्ति, पशुपति शिव का मतलब मुहर पर अंकन यहीं से प्राप्त हुआ है। मुहर पर नाव का चित्र, सीप निर्मित पैमाना, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी कपड़ा, ये सब कहाँ से हैं, ये सब मोहनजोदड़ो से। ठीक है, विशाल अन्नागार, 3 बंदरों वाला मन का, नर्तकी की कांसे की मूर्ति, ठीक है, वो यहीं से मोहनजोदड़ो से। ठीक, इसकी स्थिति भी वही पाकिस्तान सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाहिने तट पर है ये। ठीक है, लोथल एक प्रमुख स्थल है, लोथल गुजरात में पड़ता है। यहाँ से गोदीय बंदरगाह, फारस की मुहरें या सील, धान चावल बाजरा, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, 3 युगल समाधान यहाँ से, मम्मी के मॉडल, हाथी के दांत, सीप का बना पैमाना मिला है यहाँ से। चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, अग्निवेदी मिला है यहाँ पे। ठीक है, लोथल से। मनके बनाने का कारखाना ये चनहुदड़ो और यहाँ दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसकी अवस्थिति ये अहमदाबाद ज़िले में है, गुजरात में। ये भोगवा नदी है उसके तट पर। ठीक, याद रखिएगा। कालीबंगा के बारे में, ये इसका अर्थ होता है एक तरीके से काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है। जाइएगा कभी, इन स्थलों को आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए कभी, जब भी आपको मौका मिले जाइए, और इस तरीके से वहाँ पे जा कर के आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है, सिर्फ आप ऐसे जाके घूम के आना नहीं है, वहाँ पे समझिए कि क्या चीज़ें मिली हैं, कौन सा साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कालीबंगा से पूछा जाता है कि हल से जुता खेत का साक्ष्य, अग्निवेदिका या हवन कुंड, काले रंग की मिट्टी की कांच की चूड़ियाँ, ठीक है, कपड़े में लिपटा उस्तरा, बच्चे के सिर की जो शल्य चिकित्सा है वो कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। समझ रहे हैं आप। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। एक साथ 2 फसलें बोए जाने का प्रमाण भी यहीं से है। मिट्टी के संघ, तंदूरी चूल्हे, मेसोपोटामिया की बेलनाकार जो मोहरें हैं वो यहीं से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से, कालीबंगा से। लकड़ी की
नालियाँ यहीं से प्राप्त हुई हैं, ठीक। तो ये सारे जो साक्ष्य हैं ये पूछे जाते हैं। ये आपको वन लाइनर में भी पूछ सकता है, सेंटेंस में पूछ सकता है, वाक्य में। आजकल जो प्रश्न है, पैटर्न है जो पूछने का, प्रश्न पूछने का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। आपने देखा होगा अभी, अगर आपने आर का पेपर दिया था, अगर दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि वाक्य कारण कथन, वाक्य कारण कथन यही सब चल रहा था उसमें, ठीक है। चनहूदड़ों से देखिए क्या क्या प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये सिंध प्रांत में है, तो यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, लिपस्टिक वगैरह, वक्राकार ईंट, अलंकृत हाथी, कंघा, उस्तरा, एकमात्र नगर जहाँ दुर्ग का अभाव था, यानी कि ये याद रखना चनहूदड़ों में कोई दुर्ग नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। मनका बनाने का कारखाना मैंने अभी बताया आपको, लोथल और यहाँ दोनों पे, ठीक है। बनावली में देखिए, ये फतेहाबाद जिला में है, हरियाणा में। बनावली में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे भी देख लीजिए, ये सारी चीज़ें। मिट्टी के बने हल की आकृति यहाँ से बहुत मतलब पूछी जाती है ये, ठीक है। ये सब चीज़ें। धौलावीरा आपका गुजरात में है, ठीक, ये भी है, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर, यहाँ पे 3 वो पार्ट मिला हुआ है, ठीक है। रोपड़ ये आपका पंजाब में है, ठीक। तो यहाँ से भी कुछ कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाना, ठीक है। चर्ट के बटखरे, कुल्हाड़ी, सेलखड़ी की मुहर, तांबे के जो वाणाग्र हैं वो, ठीक है, वो सब प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो ये है धौलावीरा है, देखिए यहाँ से विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीरा में, ठीक है। क्रीडागार यानी स्टेडियम, नेवले की मूर्ति, यहाँ से एक बहुत बड़ा एक जैसे साइन बोर्ड टाइप मिला हुआ है 10 अक्षरों का, हालांकि उसको कोई पढ़ नहीं पाया है आज तक। पॉलिसदार श्वेत पाषाण खंड मिला हुआ है, ठीक। तो ये सब है। दायमाबाद मैंने बताया आपको, इधर सबसे जो दक्षिणतम जो सीमा है वो दायमाबाद है, ठीक है, अहमदनगर जिले में पड़ता है। रथ चलाते मनुष्य की आकृति, संधिल युक्त मुहर, 2 सींगों की आकृति युक्त बर्तन, ये सब। सुरकोद्दा देखिए, सुरकोद्दा भी आपका ये कच्छ इधर है गुजरात में। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ, शिला से ढकी कब्र, पत्थर की चिनाई वाले भवन, ये सारी यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हुई हैं, ठीक। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी या पशुपति की जो मुहर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पूछा गया है ये प्रश्न। जैसे उसमें गैंडा, भैंसा, ठीक है, एक तरफ, बाईं तरफ बाघ, हाथी, नीचे 2 हिरन। तो ये 5 प्रकार के 6 पशु हैं, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। 5 प्रकार के 6 पशु हैं वहाँ पे। शिव का जो आदि रूप है, इसको जॉन मार्शल ने कहा था ये कि ये जो पशुपति ये मिला है, जो मूर्ति मिली है ये, उस पर अंकन जो है वो शिव का आदि रूप है ये, ठीक है। देखिए कुछ परीक्षा के दृष्टि से देख लीजिए। कपास की खेती का प्रारंभ जो है वो आरंभ सिंधु निवासियों ने किया था, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में क्रय विक्रय जो है वो वही वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। सर्वाधिक जो मृण मूर्तियाँ हैं वो पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मुहरें किससे प्राप्त बनी हुई हैं, जो मिली हैं वो सेलखड़ी से, ठीक है। मुहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है वो एक श्रृंगी यूनिकॉर्न जो कहते हैं उसके, या उसके बाद जो है वो कुबड़ वाला बैल, ठीक है। तो 2 के ज़्यादा हैं, एक श्रृंगी पशु और एक ये कुबड़ वाला बैल, ठीक। इस काल का प्रमुख खेल जो है वो पासा था। सिंधु निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, याद रखिएगा, किंतु सोना, चांदी, तांबा और कांसा की जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता से जो है शेर का अवशेष नहीं मिला है, ठीक है, तो कथन में पूछ सकता है ये, ठीक, याद रखिएगा। और यहाँ से घोड़े और गाय का चित्र भी नहीं मिला है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बहुत मतलब हो सकता है कि ध्यान न रहे, लेकिन इसको महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रमुख और कुछ साक्ष्य और स्थल जो हैं, जैसे सनौली से, अभी सनौली ये हाल फिलहाल में ही हुआ है, ठीक है। तो ये 126 समाधान मिले हैं यहाँ पे। बालाकोट सीप निर्मित चूड़ियों, मांडा से कांस निर्मित पेचदार पिन, हड़प्पा से ये स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, हुलास, ये हुलास जो है यूपी में ही है। संधव लिपियुक्त ठप्पा, ठीक है। रंगपुर ये धान की भूसी मिली है, ठीक, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें प्रमुख तथ्य कुछ दिए गए हैं, जैसे कला, प्रस्तर मूर्तियाँ हो गई, मृण मूर्तियाँ हो गई, ठीक है, मोहनजोदड़ो से बाहर भी, और हड़प्पा से 3 मिली हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मन के कैसे मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं, ठीक है। माप तौल में देखिए जैसे 16 के गुणक में हैं, ठीक है। अधिकांश बाट घनाकार के हैं। भावात्मक भाव चित्रात्मक है, ठीक है। लिपि यहाँ की जो है वो, और दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली है, ठीक है। 400 से 500 संकेत चिन्ह प्राप्त हुए हैं यहाँ से, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें याद रखिएगा। प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल कहाँ से कौन सी चीज़ें मतलब प्रमुख रूप से मिली हुई हैं, जैसे चांदी भारत में जावर और अजमेर से, अफ़गानिस्तान, ईरान से। तांबा जो है वो खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से, ठीक है। लाजवर्द ये बदख्शां, ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है, वहाँ से, ठीक।
ये वहाँ से एक तरीके से कह सकते हैं वहाँ से आते थे ये, वहाँ पे उनकी जो चीज़ें, वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्राप्त भी हुई हैं। ठीक है, शिलाजीत हिमालय से, सीसा ईरान अफ़गानिस्तान से, अजमेर में भी आता था वहाँ से भी। ठीक है, टिन जो है ये अफ़गानिस्तान, ईरान, गोमद गुजरात, सोना दक्षिण भारत कर्नाटक। ठीक, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन भी हुआ। ठीक है, और ये पतन का कारण जो है वो कई सारे विद्वान कई सारी चीज़ें बताते हैं। अलग अलग प्रमुख जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। जैसे वाह्य आक्रमण कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि बाढ़ है, नदी मार्ग का परिवर्तन बताया, विवर्तनिक कारण बताया, जलवायु परिवर्तन बताया। तो इस तरीके से देखिए कि 10-12 कारण बताए हैं पतन के, और अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बताए हैं। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, जैसे कुछ कुछ लोगों के कथन याद रखिएगा। जैसे जॉन मार्शल ने क्या बताया, ठीक है, आप इनका याद रखिए, गार्डन चाइल्ड वगैरह का क्या बताया उन्होंने, बाढ़ से किसने बताया है। ठीक है, तो इनके नाम याद रखिएगा, किस किस चीज़ों ने कौन कौन बताया है कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। ठीक है, अब देखिए कुछ परीक्षा दृष्टि देख लीजिए। जैसे हड़प्पा का सीमित उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व विद जो महत्व को नहीं समझ पाया था, तो कौन नहीं समझ पाया था, ये अलेक्जेंडर कनिंघम था, वो नहीं समझ पाया था इसको। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो धौलावीर से। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी, ठीक है, कहाँ पे है, तो ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। ठीक, याद रखिएगा मंडी, पूछा भी गया है ये 2021 वाले में या 22 के पीसीएस में ये पूछा गया है सीधे सीधे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त जो मुद्रा है वो वृषभ मुद्रा की प्रशंसा किसने की थी, तो जॉन मार्शल ने। ठीक है, वह वृक्ष जिसकी आकृति सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में मिलती है, तो पीपल के वृक्ष का मिलता है उसमें। ठीक है, जो मोहरे में है उसमें पीपल का वृक्ष बना हुआ है। ठीक, मृडपट्टिका उत्कीर्ण सिंह युक्त जो देवता की कृति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से। सर्वप्रथम कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो सुमेरियन थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आज की जो क्लास है, ये पार्ट 1 यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद जो आएगा वो आपका वैदिक एरा शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो हम ख़त्म कर देंगे इसको। तो इसको लाइक कीजिएगा, आपका रिस्पांस जैसा रहेगा वैसे ही मैं अदर सब्जेक्ट्स भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए, अपना जो समय मिला है उसका सदुपयोग कीजिए, आप समय को बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।